Hello everyone. I Professor Rahul Chauhan welcomes you all in my YouTube channel अकाउंट्स का महाशय। तो फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ कि आपने पार्ट 1 का जो फर्स्ट वीडियो है वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। बराबर। चलो, तो अभी हम पार्ट 1 में और कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जो हमें एनपीओ के लिए आगे बहुत ही काम का होगा। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो जो आगे है वो है सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम अकाउंट्स कौन से सिस्टम से मेंटेन कर सकते हैं? बेसिकली देयर आर टू सिस्टम, वन इज कैश सिस्टम एंड सेकंड वन इज अप्रूवल सिस्टम। अगर आपको कुछ याद हो तो आपने उस 11th में इसे अच्छे से पढ़ा होगा कि कैश सिस्टम यानी क्या और अप्रूवल सिस्टम यानी क्या। मैं आपको ये दोनों मेथड अभी समझाता हूँ, दोनों सिस्टम अभी समझाता हूँ और आप फिर रिकॉल करना कि बेसिकली अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप या कंपनी में या किसी भी चैप्टर्स में अकाउंट्स में, वो हम कौन से सिस्टम्स पढ़ते हैं, वो कैश सिस्टम है या अक्रूवल सिस्टम। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैश सिस्टम की। तो कैश सिस्टम में फ्रेंड्स, क्या कैश सिस्टम कहता है बेटा? तो ये कैश सिस्टम कहता है कि हमें अपने अकाउंट्स में कितनी इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए और कितने एक्सपेंस रिकॉर्ड करने चाहिए। तो उसका आंसर कैश सिस्टम बहुत ही सिंपल सा देता है कि जितनी हमें इनकम रिसीव्ड हुई हो उतना ही हमें इनकम रिकॉग्नाइज करना चाहिए और हमें एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना चाहिए अकाउंट में जितना हमने पे किया हो। बराबर। चलो, तो इसे में बस बहुत सिंपल हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आई एम एम्प्लॉयर और मैं मेरे एम्प्लॉई को, चलो फॉर एग्जांपल SRK is my employee, just example, don't take it personally। चलो, तो मैं खुद एम्प्लॉयर हूँ और SRK मेरा एम्प्लॉई है। अभी SRK मेरे यहाँ काम कर रहा है जिसकी पर मंथ सैलरी है 10,000। क्या है उसकी सैलरी फ्रेंड्स? 10,000। तो सबसे पहले मैंने वो SRK हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 12 महीने काम कर रहा है, पूरा एक साल उन्होंने काम किया, पर मैंने उनको सैलरी पे किया, सैलरी पेड ऑफ 10 मंथ्स ओनली। चलो, उनकी पर मंथ सैलरी है 10,000 और मैंने उनको सिर्फ 10 मंथ्स की सैलरी पे की है। तो चलो, अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो करूं बच्चों, तो सैलरी में पीएनएल में सैलरी आपको पता है पीएनएल में डेबिट होती है। तो पीएनएल में मैं सैलरी बेटा कितने डेबिट करूंगा अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो करूं? तो कैश सिस्टम क्या कहता है बेटा कि एक्सपेंस हमें उतना ही रिकॉर्ड करना है जितना हमने पे किया है। इवन तो SRK ने 12 महीने एक साल हमारे यहाँ वर्क किया है, पर मैंने उनको सिर्फ 10 मंथ की ही सैलरी पे की है। बराबर। तो अकाउंट में सैलरी में डेबिट कितना करूंगा पीएनएल में? तो क्या 10,000 इंटू 10 मंथ्स की पे की है तो 10 इंटू 10, तो बोले तो 1 लाख डेबिट हो गया। और SRK भी अगर अपनी अकाउंट्स कैश सिस्टम में ही फॉलो करता हो, कैश सिस्टम से अपना अकाउंट्स अगर वो पर्सनल अकाउंट बनाता हो, तो वो अगर कैश सिस्टम फॉलो करे तो उसको कितनी इनकम रिसीव हुए मेरे से बेटा? तो कि 1 लाख, 10,000 इंटू 10 मंथ्स की इनकम उसे रिसीव हुए, तो वो भी कितना रिकॉर्ड करेगा बेटा? 10, सॉरी 1 लाख। ओके, तो ये है बेटा कैश सिस्टम। पर अक्रूवल अक्रूवल सिस्टम बेटा क्या है? चलो लेट्स चेक इट आउट। अक्रूवल सिस्टम क्या कहते हैं? अक्रूवल सिस्टम ये कहता है बेटा हमसे कि
एग्जाम्पल वही बेटा कि मैं आरसी अगर मेरे एम्प्लॉय एसआर के जिसकी पर मंथ सैलरी 10,000 है, उन्हें मैं सिर्फ 10 मंथ्स की सैलरी पे की है, पर उन्होंने 12 महीने पूरे 1 साल हमारे यहाँ अपनी सर्विस दी है। तो चलो देखते हो एज पर अक्रूवल सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम बेटा देखो क्या कहते हैं। अक्रूवल सिस्टम कहता है हमें कितनी इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, विच इज राइट टू रिसीव। जितना हमें मिलना चाहिए वही हमारी इनकम होगी। और एक्सपेंस हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, विच इज ऑब्लिगेशन टू पे। हमारे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना हमारा ऑब्लिगेशन है पे करना, उतना हमें अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। वेदर इट इज पेड और नॉट, इट इज इमटेरियल फॉर अस। चलो तो ये अगेन ये चीज हम अगेन एग्जांपल समझ रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को सिर्फ 10 मंथ्स की सैलरी दी है और उन्होंने मुझे 12 मंथ की सर्विस दी है, तो मैं एसआर को मुझे ऑब्लिगेशन कितना है एसआर के को एसआर के को सैलरी देना। तो कि सर एक्चुअल में उन्होंने आपको 12 महीने की सर्विस दी है, तो आपको पेमेंट करना भी कितना मंथ का चाहिए सर, 12 मंथ का। पर सर मैंने तो सिर्फ पे किया है सैलरी पेड ऑफ 1 लाख, पर अकाउंट्स में तो बेटा कितना रिकॉर्ड होगा, अकाउंट्स में तो कितना रिकॉर्ड होगा बेटा, कम ऑन, which is obligation to pay. Yes or no friends, obligation to pay। तो obligation तो कितना था बेटा, 12 मंथ का। तो 10,000 इंटू 12, तो अकाउंट्स में लिखा चाहिए कि सर 1,20,000 डेबिट होना चाहिए। पर सर मैंने तो पे 1 लाख ही किया है। तो इस वजह से फ्रेंड्स एक जो कंसेप्ट आ रहा है कि सर 20,000 मैंने पे नहीं किया है, तो हम 20,000 को क्या कहते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अगर मैं बात करूं कि सर ये आउटस्टैंडिंग का जो कंसेप्ट है वो किस वजह से आ रहा है, अगर मैं अप्रूवल सिस्टम फॉलो करूं तो। अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूं बेटा, तो उसमें कोई आउटस्टैंडिंग या प्री रिसीव्ड प्रीपेड ऐसी कुछ आइटम आती नहीं है। पर अगर मैं अप्रूवल सिस्टम फॉलो करूं जिसमें मैं कहता हूं कि एक्सपेंस हमें कितना रिकॉर्ड करना है, ऑब्लिगेशन टू पे वो इतना ही, तो मुझे ये 20,000 outstanding, even though I have not paid that amount, then also I have to record because it is my obligation to pay in that year। okay everyone, चलो। और अगर सोचो कि एसआर के भी अक्रूवल सिस्टम अपनी फॉलो करता हो, तो एसआर के लिए सैलरी क्या होगी बेटा, इनकम होगी। तो इनकम साइड लिखेगा अपनी इनकम कितनी रिसीव हुई है उसे 1 लाख की, और उससे वो बाकी के 20,000 है विच इज अक्रू, उसने डेफिनेटली सर्विस दिया, सो he has a right to receive, he has a right to receive 1,20,000, but he had received only 1 lakh, so 20,000 will be outstanding income for him। So in his account total 1,20,000 salary will be recorded। So this is the right to receive, due to which 20,000 of outstanding is also recorded, and this is obligation to pay 1,20,000, therefore 20,000 outstanding expense is recorded। यस और नो फ्रेंड्स, कई बार हम ज्यादा पेमेंट भी कर देते। फॉर एग्जांपल एसआर के ने कहा कि सर, ओ सर मुझे कुछ, मैं समझ लो कि सर मेरे बहन की शादी है, तो मुझे सर ज्यादा थोड़ा पैसे चाहिए, तो मैंने ठीक है मैंने ले जा। तो टोटल उन्होंने मेरे पास से लिए 1,40,000, उसने कहा सर मैं सैलरी के सामने दे दूंगा। इस साल में उसने मेरे से लिए टोटल 1,40,000, पर एक्चुअल में बेटा सॉरी मैंने उसको पे कितने किए हैं, 1,40,000। पर अब देखो बेटा, तो मुझे उसका ऑब्लिगेशन तो कितना था पेमेंट करना, तो कि सर हमें तो सिर्फ उसे 1,20,000 ही देने थे, आपने क्यों 20,000 ज्यादा दिया भाई, उसको रिक्वायरमेंट थी। तो ये सर एक्चुअल में 20,000 इस साल का एक्सपेंस नहीं है ना, वो तो अगले साल का एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में अगर वो 2 महीना हमारे पास काम करेगा और 2 महीने में हम उसको नेक्स्ट साल में उसको सैलरी देंगे नहीं, तो अल्टीमेट ये 2 साल, जो 2 महीने, सॉरी 2 साल नहीं, दो अगले साल में जो 2 महीने हमारे यहाँ काम करेगा उसकी मैं सैलरी पे नहीं करूंगा, मतलब वो उस साल का एक्सपेंस है नेक्स्ट ईयर का। तो अभी तो सर आपने पे कर दिया, आपने अभी रिकॉर्ड कर दिया है, तो मैं उसको क्या करूंगा बेटा, माइनस करूंगा प्री पेड के से 20,000।
तो बेटा जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, वो कंसेप्ट कौन से सिस्टम में आता है बेटा? अक्रूवल सिस्टम में। केस सिस्टम में बेटा ऐसा कोई कंसेप्ट आता नहीं है। तो बेटा इस पर से आपको पता चला होगा कि हम एक्चुअल में अभी तक जितना भी अकाउंट आप पढ़े हो बेटा, आप कौन से सिस्टम से अकाउंटिंग करते हो? कैश सिस्टम या अक्रूवल सिस्टम? एग्जैक्टली बेटा, यू आर राइट कि सर अभी तक हमने अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो की है अकाउंट्स में। हम कैश सिस्टम करते नहीं सर, कैश सिस्टम पे करता हूँ यस। जनरली फ्रेंड्स, प्रोफेशनल पर्सन जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं या फिर वकील होते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, जनरली दे आर मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश सिस्टम। बट बिजनेसमैन के जो अकाउंटिंग होते हैं वो ऑलवेज अक्रूवल सिस्टम से फॉलो किए जाते हैं। चलो, तो ये रहा बेटा सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। बेसिकली मित्रों ये कंसेप्ट डेफिनेटली हमें एनपीओ में आगे काम आएगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस टॉपिक। ओके, चलो। देन आफ्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये बेटा आपने समझ लिया तो एकदम बेटा देखो एनपीओ अच्छे से चलेगा। इसको समझ डाला तो लाइक झिंगा डाला फ्रेंड्स। चलो, तो टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। चलो, तो अच्छा, जैसे टाइप्स ऑफ एक्सपेंस होते हैं बेटा, ऐसे टाइप्स ऑफ इनकम भी होगी। सिंपली आप एक्सपेंस समझ जाओगे, इनकम आप इजीली समझ पाओगे। सो सबसे पहले तो देयर विल बी अ कैश आउटफ्लो। अभी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मैं हमेशा हर बच्चों से पूछता हूँ बेटा कि आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है? एक्सपेंस एंड लॉस। आपको पता है सबको कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉस क्या होता है बेटा? डेबिट होता है, राइट? तो मैं जब भी पूछता हूँ कि बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस, तो कुछ ना कुछ एग्जांपल, सर लॉस बाय फायर, एक्सपेंस यानी ये इसका माने कि सर एक्सपेंस होता नहीं, करना पड़ता है, लॉस होता नहीं, हो जाता है। नहीं बेटा, वो बात नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एक्सपेंस एंड लॉस सिमिलरिटी इज दैट कि अंडर एक्सपेंस एंड लॉस देयर विल बी अ कैश आउटफ्लो। बेटा एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो सर डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस बहुत सिंपल है बेटा। अगर कैश आउटफ्लो होता है और सामने हमको डिजायर्ड बेनिफिट मिलता है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा? एक्सपेंस। पर हमें सामने डिजायर्ड बेनिफिट नहीं मिलता है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा? लॉस। ओके एवरीवन, सो बेसिक डिफरेंस कि अगर कैश आउटफ्लो होए और सामने सामने हमको डिजायर्ड बेनिफिट मिले तो एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो देयर इज अ कैश आउटफ्लो, पर सर हमको सर सामने गुड्स मिले, यस सर मिले, देयर विल बी परचेस बोले तो एक्सपेंस। सैलरी पे कर रहा हूँ तो मैं सामने कैश आउटफ्लो दे रहा हूँ, तो सामने मुझे सिंपली समझो कि मुझे क्या मिल रही है? सर्विस मिल रही है, डिजायर्ड सर्विस मिल रही है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सैलरी एक्सपेंस। पर समझ लो सामने मुझे डिजायर्ड बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो मेरे लिए क्या होगा? लॉस। सिंपल एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल मैं काउंटर पे, मैं एक फास्ट फूड के काउंटर पे पेमेंट करता हूँ, मैं उसके पास से बर्गर लेता हूँ। अभी वो बर्गर मैं खाता हूँ और मैं टेस्ट करता हूँ, वाह वाह व्हाट वेरी नाइस बर्गर, तो डेफिनेटली जो मैंने कैश आउटफ्लो किया उसका मुझे डिजायर्ड बेनिफिट मिल गया, तो मेरे लिए एक्सपेंस है। पर मान लो कि मैंने काउंटर पे पेमेंट किया और जैसे ही वो काउंटर पे से मैं टर्न हुआ और किसी का धक्का लगने की वजह से बर्गर पूरा गिर गया नीचे और मैं खा नहीं पाऊंगा, तो बेसिकली मेरे लिए क्या होगा बेटा? लॉस। क्योंकि मुझे जो डिजायर्ड बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। ऐसा ही कभी शायद आपने वैलेंटाइन डे में भी सुना हो, बराबर, कि सर मैंने कुछ कैश आउटफ्लो किया, लड़के बहुत करते सर कैश आउटफ्लो करते, सामने डिजायर्ड बेनिफिट मिला तो एक्सपेंस, वरना चप्पल मिली तो लॉस, बराबर, डोंट टेक इट अदरवाइज। बट जनरली अकाउंट्स आपको आजू बाजू में सब जगह पे दिखा देगा, सिंपली आपको कोरिलेट करना है। सो अकाउंट्स आपको कभी भी मगअप या क्रैम करना नहीं होगा, ठीक है? चलो, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, तो सिंपली देखो कैश आउटफ्लो, अगर हमें बेनिफिट मिलता है तो उसे हम बोलेंगे एक्सपेंस, और हमें बेनिफिट नहीं मिलता है तो उसे कहेंगे हम लॉस। अभी मैंने एक्सपेंस का बेटा जो हमारे एनपीओ के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट टॉपिक है, एक्सपेंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस।
कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इसमें क्या डिफरेंस है? अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाता है बच्चा, तो आपको डेफिनेटली एनपीओ में बहुत ही इजीनेस लगेगी, आपको कोई भी दिक्कत एनपीओ में होगी नहीं। इसके लिए इसके मैंने टोटल पॉइंट्स बनाया है, बहुत बहुत जो समझने में बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, what is capital expense? So capital expense basically are non recurring in nature. Non recurring means कि उसका वापिस से वापिस घटित होना। क्या वो एक्सपेंस रेगुलरली इनकर हो रहा है? जो अगर वो रेगुलर इनकर नहीं होता है तो उसे कहेंगे नॉन रिकरिंग। अगर वो रेगुलरली इनकर होता है तो उसे हम कहेंगे रिकरिंग इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो एम्प्लॉई है मैं उनको रेगुलरली सैलरी पे करता हूँ, तो सैलरी क्या होगी बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंस। बट बेटा समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिल्डिंग पर फ्लैट परचेस करने जा रहा हूँ, बिल्डिंग परचेस करने जा रहा हूँ, बंगलो परचेस करने जा रहा हूँ। तो सोचो, मेरा तो बेटा बिजनेस क्या है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट का। अगर मैं मेरा बिजनेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का है, मतलब कि मैं कौन किस में डील कर रहा हूँ? प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विसेज। तो अगर मैं कोई बिल्डिंग परचेस कर रहा हूँ तो क्या वो मेरे लिए रेगुलर एक्सपेंस होगा? नहीं सर, वो तो कभी कभी होता है। तो यहाँ मैं जो बिल्डिंग परचेस करूंगा वो मेरे लिए क्या होगी बेटा? कैपिटल एक्सपेंस। पर यही चीज सोचो बिल्डर के नजरिए से सोचो, बिल्डर के लिए तो बिल्डिंग क्या होगी? असेट या गुड्स? तो क्या सर गुड्स, क्योंकि वो तो उसका रेगुलर उसको वो बिल्डिंग खरीदता है या बनाता है फिर उसे सेल करता है, तो उसके लिए तो इसी ये सब चीज रेगुलर होगी। तो उसके लिए बिल्डिंग परचेस करना, सेल परचेस करना कौन सी आइटम होगी बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो कौन सी चीज कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस, वो आपके बिजनेस पे से डिसाइड हो सकती है बेटा, राइट? सो कैपिटल एक्सपेंस आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंस आर रिकरिंग इन नेचर। चलो दूसरा डिफरेंस क्या है? एक्सपेंस विच इंक्रीज एफिशिएंसी और अर्निंग कैपेसिटी, उससे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंस। और एक्सपेंस विच मेंटेन्स एफिशिएंसी एंड अर्निंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल कि अगर सोच लो कि जस्ट इमेजिन एग्जांपल है कि अगर मैं अ, एक क्लास है मेरे पास, बराबर, जिसमें 20 बच्चे पढ़ के ट्यूशंस लेते हैं। उस क्लास की टोटल कैपेसिटी 20 स्टूडेंट्स की है। अगर कोई 21 या 22 एक और दो स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं तो मेरे पास उसके उनको बिठाने के लिए जगह नहीं है। अगर मेरे पास और 10 स्टूडेंट आते हैं तो मुझे क्या करना होगा? उनके लिए और एक दूसरा क्लास भी रेंट पे लेना होगा। तो सिंपल समझो, समझो कि अगर ये 20 बच्चों की कैपेसिटी वाला क्लास है, मैंने सोचा कि यार एक क्लास की बाजू में जगह से थोड़ी खाली है, क्यों ना मैं ये दीवार गिरा के वो जगह भी अपने अंदर ले लूँ। तो मैं वो दीवार गिरा के और बाकी बची जगह पे अच्छा सा फ्लोरिंग व्लोरिंग करके और फिर वो जगह भी अपने क्लास में मैं इंक्लूड करता हूँ। नो डाउट मैंने इलीगली नहीं किया, परमिशन लेके किया, बराबर सर। डोंट टेक सर आप तो इलीगल कुछ भी करते हो, नहीं। सिंपली मैंने जो भी परमिशन लेनी थी वो परमिशन लेके वो बिल्डिंग वो जो पार्ट है वो मैंने अपने यहाँ अपनी क्लास में इंक्लूड करवा लिया। तो सोच लो बेटा, क्या इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई? यस सर। जो क्लास 20 का था शायद वो 25 का हो चुका। तो आपने जो ये एक्सपेंस किया है उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है सर। तो डेफिनेटली जो आपने ये एक्सपेंस किया वो कौन सा एक्सपेंस होगा? कैपिटल एक्सपेंस। पर रेवेन्यू एक्सपेंस ये कोई एक्सपेंस हो जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से बहुत अच्छा सा क्लास स्टार्टिंग में बनाया, चलो 5 साल बाद देखा तो क्लास का पूरा सा स्ट्रक्चर ही बिगड़ चुका था, कलर निकल चुका था। बहुत से स्टूडेंट ने तो जो हमें जो हमें एक हैबिट होती है कि हम कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं और फिर वो लोग बहुत से पागल लोग इंसान होते हैं, कहते हैं ना असामाजिक तत्व बोलते हैं उसे हम, कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके जाए डील बना के उसका और किसी और का भी नाम लिख देते हैं, कुछ भी मेमोरी के लिए, बराबर है फ्रेंड्स। तो जो ऐसे ही समझ लो क्लास में बच्चों ने बड़ा बिगाड़ दिया पूरा क्लास को। 5 साल के बाद देखा तो कलर नहीं और थोड़ा सा खंडेर जैसा क्लास लग रहा था। तो बहुत से स्टूडेंट आने कम हो गए, यार यहाँ क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। पर मैं वापिस कलर करवा दूं बेटा तो जो मेरी 20 की सेट कैपेसिटी होगी उतना वापस आ सके। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो मैंने पेंटिंग करवाने का एक्सपेंस किया वो मेरी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए हुआ है, तो वो मेरा कौन सा एक्सपेंस होगा बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं तो और एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक व्हीकल परचेस करता हूँ और व्हीकल जैसे यार मैं ऐसा घुमा लेगा धूम के जैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्टिवा परचेस किया और धूम की बाइक के जैसे चलाता हूँ धड़ाधड़, और मैंने देखा कि एवरेज जो कंपनी बोल रही है कि 40 की एवरेज मिलेगी, वो एवरेज सिर्फ मुझे सिर्फ 10 की मिल रही है। अभी मैं रिपेयर करने दूंगा और वो आदमी जो होगा मैकेनिक वो 10 की एवरेज से वापस मुझे 40 की एवरेज तक अगर लेके जाता है, तो वो सिंपली क्या हुआ मेरे लिए, रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि वो मेरी एफिशिएंसी मेंटेन करवा चुका है। पर मान लो कुछ ऐसी जो अच्छी सी टेक्नोलॉजी आ गई, अच्छी सी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे 40 की एवरेज शायद 100 की एवरेज देने लगे, और उस टेक्नोलॉजी में अपने बाइक में फिट करवा देता हूँ एक्टिवा में, तो वो एक्सपेंस कौन सा हो गया बेटा, कैपिटल एक्सपेंस। चलो आगे तीसरा, अगर कोई एक्सपेंस करते हैं तो बेनिफिट तो मिलना वो तो निश्चय ही है। तो बेनिफिट रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर कोई एक्सपेंस करने के बाद उसका जो बेनिफिट है हमें 1 साल से ज्यादा मिल रहा है तो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंस होगा। अगर बेनिफिट रिसीव्ड फॉर 1 ईयर, अगर जो हम एक्सपेंस करते हैं उसका हम 1 साल तक ही सिर्फ बेनिफिट मिलता है, तो हमारे लिए क्या होगा बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सैलरी पे करता हूँ, अगर कोई मैं अपने किसी एम्प्लॉय को 12 महीने की सैलरी पे करूंगा, तो ऑब्वियस वो मुझे कितना बेनिफिट देगा अपनी सर्विस का, तो कि सर 12 महीने, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं पेमेंट करूँ सिर्फ 12 महीने का और वो मुझे आजीवन मेरा दास बन के सेवा करे, नहीं, नॉट पॉसिबल, बराबर। तो वो जो एक्सपेंस होगा सैलरी वो रेवेन्यू होगा। पर अगर मैं आज एक बिल्डिंग परचेस कर रहा हूँ या फिर एक मशीनरी परचेस करता हूँ, तो मैंने एक्सपेंस तो वन टाइम ही किया, पर उसका बेनिफिट होगा जो मुझे कुछ 1 से ज्यादा साल तक मिलेगा। अगर मैं कोई मशीनरी लेता हूँ तो मुझे पता है ये मशीनरी होगा, तो ये मशीनरी में से मैं 5 साल तक प्रोडक्शन कर पाऊंगा। 5 साल तक प्रोडक्शन होगा तो 5 साल तक सेल्स मिलेगा, 5 साल तक मुझे उसमें से इनकम मिलेगी उस यूनिट को बेच के। मतलब एक मशीनरी जिसे मैं आज परचेस कर रहा हूँ, वन टाइम पेमेंट कर रहा हूँ, और वो मुझे 5 साल तक इनकम जनरेट करके दे रही है बेटा। तो सिंपली अगर आप उस मशीनरी के एक्सपेंस को 1 साल में ही पीएनएल में लिख दे तो बेटा आपका रोंग होगा। इससे एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का आप ब्रिज कर दोगे, जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कह रहा है बेटा, कि आपने जितनी इनकम लिखी है तो सामने एक्सपेंस भी उतना ही जो इनकम अर्न करने के लिए लगा हो वही लिखना। सिंपल है, मैं एक्सपेंस जो कर रहा हूँ उससे बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिलना है, तो वो एक्सपेंस को भी मैं 5 साल में डिवाइड करूंगा, जिसे हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो डेप्रीशिएशन क्या है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस है। पर असेट परचेस करना वो कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस। सब कैपिटल एक्सपेंस कहाँ पे दिखाते हैं हम, इट इज शोन इन बैलेंस शीट असेट साइड। जहाँ रेवेन्यू एक्सपेंस हम कहाँ पे दिखाते हैं, इट इज शोन इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। देख लेना बच्चों, फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंस यानी असेट परचेज, रेवेन्यू एक्सपेंस यानी सैलरी और डेप्रिसिएशन। सिंपली मैं बात करूँ आपसे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, बेसिकली हम उस पर कौन सा रूल अप्लाई कर सकेंगे, नॉमिनल अकाउंट का, राइट। पर जो कैपिटल एक्सपेंस होगा फ्रेंड्स, उसको हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकेंगे, रियल अकाउंट का। देखना बेटा, दोनों, अगर असेट हो वो भी डेबिट बैलेंस होगी, एक्सपेंस होगा वो भी डेबिट बैलेंस होगा। पर कौन सा कहाँ पे जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट पे जाएगा, कौन सा सर ट्रेडिंग और पीएनएल में जाएगा, उसका सेग्रीगेशन करने के लिए ये हमें कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे बेटा ये कैपिटल एक्सपेंस की और रेवेन्यू एक्सपेंस की बात की है, वैसे ही ये होगा कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। अगर कोई इनकम रिकरिंग इन नेचर है, जैसे कि सेल्स, वो डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब इनकम होगी जो बेटा जो रिकरिंग इन नेचर होती है, बराबर, तो वो रेवेन्यू इनकम होगी। पर जो इनकम बेसिकली ओकेजनल होती है, नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है, या फिर सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन होती है, बराबर, वो मैं आपको पार्ट 2 में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन क्या होती है। मतलब कि अगर कोई इनकम सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन होगी या फिर नॉन रिकरिंग इन नेचर होगी, तो वो कौन सी इनकम होगी बेटा हमारे लिए, कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग और पीएनएल में क्रेडिट साइड, और
कैपिटल इनकम हम कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चलो। तो बेटा हमने अगेन दो कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़े इस वीडियो में। अभी कंसेप्चुअली पार्ट जस्ट देखो तो अब मैं आपने डील कर दिया है, पर मैं एक इलस्ट्रेशन से आपको कुछ समझाना चाहूँगा, एक बेस बांधना चाहूँगा, जो बेस मुझे पार्ट 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहिए, और या फिर और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि सर ये मेरे लिए बेनिफिट है, तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग माय फ्रेंड्स। सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। बराबर बात दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए बेटा। सो थैंक यू एवरीवन। सो जय हिंद, वंदे मातरम।